स्टूडेंट्स, आप इस नए वीडियो में हम पढ़ेंगे सबसे पहले अबाउट प्रोडक्टिविटी और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे अबाउट द डिकम्पोजिशन। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रोडक्टिविटी वाले पार्ट पर। तो स्टार्ट करते हैं इसको। आपको सबको पता है कि अपने अर्थ पर जो एनर्जी सोर्स है दैट इज़ द सन, और सन के प्रेजेंस में बहुत सारा फोटोसिंथेटिक प्रोडक्शन होता है, बहुत सारे प्लांट्स ग्रो होते हैं। तो लगातार एक कांस्टेंट इनपुट मिलता है किसका, सोलर एनर्जी का, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है इकोसिस्टम को फंक्शन करने के लिए और मेंटेन रखने के लिए। सबसे पहले आप समझते हैं हम लोग कि व्हाट इज़ प्राइमरी प्रोडक्शन। तो इसको डिफाइन करते हैं। प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड। कितना ऑर्गेनिक मैटर बना है या कितना बायोमास बना है किसी यूनिट एरिया में किसी गिवन टाइम पीरियड में, किसके द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। मतलब सन इज प्रोड्यूसिंग एंड गिविंग लाइट एनर्जी, and because of that light energy, how much in a unit area, okay, this is the unit area, how much biomass has grown up, कितने प्लांट्स ग्रो हुए हैं फोटोसिंथेसिस के कारण किसी यूनिट एरिया में किसी गिवन टाइम पीरियड में। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी प्रोडक्शन। तो इसका प्राइमरी प्रोडक्शन के लिए आप जो यूनिट्स यूज़ करते हो वो होती हैं ग्राम पर मीटर स्क्वायर, या अगर आप इसको वेट के लिए बता रहे हो, वेट के टर्म्स में बता रहे हो तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और अगर आप इसको एनर्जी के टर्म्स में बता रहे हो तो हो जाएगा किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। यहाँ मीटर स्क्वायर का मतलब है कोई यूनिट एरिया। सपोज़ ये एक अपना यूनिट है, तो इस यूनिट एरिया में सपोज़ ये 1 मीटर और 1 मीटर, यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ इसकी 1 मीटर इंटू 1 मीटर हो गई, तो स्क्वायर हो गया। इसके अंदर कितना बायोमास प्रोड्यूस हुआ है किसी गिवन टाइम में, तो अगर उस बायोमास का वेट यूज़ करेंगे हम, ओके, तो हम क्या बोलेंगे, यूनिट क्या रहेगा, ग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ग्राम मीटर -2, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। या अगर हम एनर्जी के टर्म्स में बात करेंगे तो किलो कैलोरी, यानी इसमें कितनी एनर्जी आ गई है इन प्लांट प्रोडक्ट्स में या प्लांट प्रोड्यूस के अंदर कितनी एनर्जी प्रेजेंट है, उस एनर्जी के टर्म्स में बताओगे तो उस मीटर स्क्वायर में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई बाय द फोटोसिंथेसिस। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज द प्राइमरी प्रोडक्शन। प्राइमरी प्रोडक्शन का जो रेट होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। तो द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी। तो हम कहते हैं ना, किसी बात के लिए हम नॉर्मली भी यूज़ करते हैं इस वर्ड को, हाउ प्रोडक्टिव दैट प्रोसेस इज़, कितना प्रोडक्टिव ये प्रोसेस है, इसमें कितना कितने समय में कितना जनरेट हो जाएगा, तो ये प्रोसेस कितना प्रोडक्टिव है। तो प्रोडक्टिविटी किसी भी एरिया की बताई जा सकती है आसानी से, और उसमें किसका इनपुट ज़रूरी होगा, सोलर इनपुट ज़रूरी होगा। तो देखिए प्रोडक्टिविटी के लिए, क्योंकि जब इन्होंने टाइम का फैक्टर ले लिया है तो उसमें इन्होंने रेट की बात की है। रेट यानी किसी कितना तेज़ होता है ना, तो उसको निकालने के लिए आपको टाइम की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए आप जब प्रोडक्टिविटी निकालेंगे तो आपको टाइम का फैक्टर यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। ये यूनिट कब लिया आपने, जब आपने वेट को लिया है एज अ टर्म। अगर आप एनर्जी को लेते हैं तो हो जाएगी किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये यहाँ पे यूनिट्स का ध्यान रखना है।
तो अगर आप अलग अलग इकोसिस्टम्स की प्रोडक्टिविटी को कंपेयर कर रहे हैं, सपोज़ आप एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम को डेजर्ट इकोसिस्टम से कंपेयर कर रहे हैं, तो फिर आप किस एनर्जी के टर्म्स में कर रहे हैं या वेट के टर्म्स में कर रहे हैं, बायोमास के वेट के टर्म्स में कर रहे हैं, आप कर सकते हैं, तो आप ये यूनिट्स यूज़ करेंगे। तो जो अपनी प्रोडक्टिविटी है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले पार्ट को हम बोलेंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और दूसरे पार्ट को बोलेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है टोटल प्रोडक्टिविटी। किसी भी इकोसिस्टम की जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। कितना ऑर्गेनिक मैटर बना, जो टोटल ऑर्गेनिक मैटर बना है उसके रेट को ही हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अगर हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निकालना चाहेंगे तो हमें ये करना पड़ेगा कि हमें रेस्पिरेटरी लॉसेस को कम करना पड़ेगा। जीपीपी में से, यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से आपको रेस्पिरेटरी लॉस कम करने पड़ेंगे। अब इसका ये ऐसा हमने क्यों किया, देखिए, जो भी ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज हो रहा है, सपोज प्लांट के लेवल पर हो रहा है, वो ऑर्गेनिक मैटर आगे चल के फूड चेन का पार्ट बनता है, ठीक है ना। अब उसमें से प्लांट्स भी तो अपने लिए कुछ यूज करते हैं, तो जितना प्लांट यूज कर रहे हैं उसको आपने क्या बोल दिया, आर, और बचा खुचा क्या हो गया, एनपीपी। बिकॉज रेस्पिरेटरी लॉसेस वो लॉसेस हैं जो उस ऑर्गेनिज्म के जीवन को चलाने के लिए जरूरी हैं। तो प्लांट्स को अपने लिए भी तो कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, कुछ ऑर्गेनिक मैटर प्लांट्स के भी तो काम आएगा, और जो ऑर्गेनिक मैटर प्लांट के काम नहीं आएगा, जो अगली जनरेशन में पास होगा, उसको आप फिर एनपीपी बोलोगे। तो एनपीपी निकालने के लिए वी ऑलवेज डिडक्ट द रेस्पिरेटरी लॉसेस। तो ये हमको ध्यान रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट पार्ट, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजम्पशन टू द हेट्रोट्रॉप्स। तो प्लांट्स का जो बायोमास अवेलेबल है, जिसको हर्बीवोर्स और डिकम्पोजर्स यूज़ करेंगे और फिर आगे चल के फूड चेन के अंदर एनर्जी का फ्लो होगा, उस बायोमास को ही हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। अब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी देखते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो क्लियर हो गया, अब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी देखते हैं। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। अब देखिए, किसी हर्बीवोर ने प्लांट को खाया, अब उस प्लांट को खाने के बाद उस हर्बीवोर की बॉडी में, उस हर्बीवोर की बॉडी के अंदर जो डेवलपमेंट होगा, दैट इज टर्म्ड एज द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। मतलब उसका जितना वेट गेन होगा, उसका जितना भी वेट गेन होगा, या उसकी बॉडी के अंदर जो मीट डेवलप होगा या मसल डेवलप होगी, वो कितने किलो कैलोरी एनर्जी देने वाली है आगे चल के नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म को, है ना, दैट इज टर्म्ड एज द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो जो भी नया ऑर्गेनिक मैटर उस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को, यानी एनपीपी को यूटिलाइज करके बनेगा, दैट इज टर्म्ड एज द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। याद रखिएगा, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज एट द लेवल ऑफ प्रोड्यूसर्स, ओके, एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज एट द लेवल ऑफ herbivores and decomposers and the next generation, next trophic level. Primary productivity depends on the plant species inhabiting a particular area. किसी भी given area में जो plant रहते हैं वो उस area की primary productivity को बताते हैं। तो कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बड़े स्लो होते हैं, कई प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग होते हैं, तो उसी हिसाब से प्रोडक्टिविटी भी चेंज होती है। और प्रोडक्टिविटी इस बात पर भी डिपेंड करती है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैसे हैं, टेम्परेचर कैसा है, मॉइस्चर कैसा है ना, न्यूट्रिएंट्स कैसे हैं ज़मीन में, और फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी कैसी है प्लांट्स की, ओके। इन सब चीज़ों पर आपकी प्रोडक्टिविटी वहाँ की डिपेंड करती है।
फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी अच्छी होगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़िया होगी। न्यूट्रिएंट्स ऑप्टिमम अमाउंट में होंगे तो बढ़िया प्रोडक्टिविटी आने वाली है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और बायोटिक फैक्टर्स हैं जो इस प्रोडक्टिविटी को, एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स दोनों ही इस प्रोडक्टिविटी को नुकसान पहुंचाते हैं या फ़ायदा देते हैं। देयरफॉर इट वेरीज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, अलग अलग इकोसिस्टम्स में प्रोडक्टिविटी अलग अलग होती है। द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी of the whole biosphere is about 170 billion tons of organic matter। 170 बिलियन टन, अब हम वेट के टर्म्स में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है एनपीपी पूरे बायोस्फीयर का इतना है, 170 है बिलियन टन्स ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक वेट। अब यहाँ ड्राई वेट की बात क्यों की है? ड्राई वेट की बात इसलिए की है बिकॉज हम वाटर को कंसिडर नहीं करना चाह रहे। तो वेट वेट का हमने यहाँ पर मेज़र नहीं किया है, हमने ड्राई वेट मेज़र किया है। मतलब जितना भी बायोमास है उसमें से अगर आप वाटर को डिडक्ट कर दें तो क्या आ जाएगा, अगर हम टोटल जितना भी बायोमास वेट आया है, ठीक है, उस बायोमास वेट में से रेस्पिरेटरी लॉस निकाल दो और आप क्या निकाल दो, वाटर का कंटेंट निकाल दो, तब जा करके आपका आएगा ड्राई मैटर। ड्राई मैटर का में ही हम कैलकुलेशन करते हैं ताकि पानी का जो प्रॉब्लम है वो हटाया जा सके। बिकॉज वाटर जो है हमको किसी किसी में क्या होता है कि वेट जो है वाटर की वजह से ज़्यादा होता है, तो वाटर को हटा देना ही ठीक होता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, ऑफ दिस डिस्पाइट ऑक्यूपाइंग अबाउट 70% ऑफ द सरफेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ओशियंस आर 55 बिलियन टन्स। तो हालांकि अब आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि पूरी धरती की बात हो रही है, पूरे बायोस्फीयर की बात हो रही है। तो इस पूरे बायोस्फीयर में हमारा जो ओशियंस का हिस्सा है वो तो बहुत बड़ा है ना। 70% तो हमारे ओशियंस ने घेरा हुआ है। उसके बाद भी वो कितना कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 70% घेरने के बाद भी उनका कंट्रीब्यूशन केवल 55 बिलियन टन है। जबकि बचा कुचा जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है, हमारे सॉइल का है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, रेस्ट ऑफ कोर्स इज़ ऑन द लैंड। ऐसा क्यों हो रहा है कि ओशियन की प्रोडक्टिविटी इतनी कम है? तो उसके पीछे आप ये रीज़न दे सकते हैं कि जो ओशियन होता है वहाँ पर एक तो लाइट की प्रॉब्लम है ना, और जो न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी है, ये दोनों फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं जिसके कारण ओशियंस की प्रोडक्टिविटी हमारे ये कह लें हम कि हमारे लैंड के बराबर नहीं हो पाती। देखिए पहला जो रीज़न है वो आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट लाइट। आपको पता है प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए लाइट का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। और ओशियन में एज वी गो डाउन द सप्लाई ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, द सप्लाई ऑफ द लाइट बिकम्स लेस। तो जो रोशनी का जो वहाँ पर पेनिट्रेशन है वो घटता चला जाता है। जो कुछ है सरफेस पर ही है और सरफेस पर लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ही हो सकते हैं ओशियन के पास। भाई वहाँ पर प्लांट्स तो अवेलेबल है नहीं ओशियंस पर कि वहाँ पर ओशियन में प्लांट्स ग्रो कर रहे हो जिनका बहुत बड़ा कैनोपी स्ट्रक्चर हो, तो बहुत अच्छा खासा फोटोसिंथेसाइज कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं। ओशियन पर क्या होता है, ओशियन सरफेसिस पर यू सी सम जू प्लैंक्टॉन्स, सम फाइटोप्लैंक्टॉन्स। अब जू प्लैंक्टॉन्स तो एनिमल्स हो गए, फाइटोप्लैंक्टॉन्स की बात करनी है हमको। इसके अलावा एल्गी है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स है, ये हैं वहाँ पर। तो एल्गी, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, डायटम्स, ये सब। तो फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी जो है इन्हीं को यूज़ करनी है। तो यूज है वो प्लांट्स कम वहाँ पर जो है, जो अवेलेबल है लाइफ, वो इतना नहीं कर पाते जितना कि ट्रीज़ कर लेते हैं, जितना कि हर्ब्स कर लेते हैं, जितना कि श्रब्स कर लेते हैं। तो अगर आप सॉइल से कंपेयर करें वाटर को तो सॉइल आगे बढ़ जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, सेकंड पॉइंट इसमें कि जो न्यूट्रिएंट्स का कंसंट्रेशन है वो ओशियन में इतना नहीं है टू द सॉइल। तो सॉइल यहाँ पर जीत जाती है, सॉइल को फ़ायदा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द वाटर ऑफ द ओशियन या दूसरी वाटर बॉडीज़, बिकॉज जो न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन है वो सॉइल में हाई है। तो ऐसे केस में आप देखेंगे कि जो प्रोडक्टिविटी है वो भी हाई होगी।
आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मैंने दो रीज़न तो ये बताए, थर्ड रीज़न आप कह सकते हैं टाइप ऑफ द, थर्ड आप बोल सकते हैं टाइप ऑफ द प्लांट्स। ओके, टाइप ऑफ प्लांट्स जो वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं, डायटम्स हैं या एल्गी है, इस तरीके के प्लांट्स आपको ओशियन के सरफेस पर मिलेंगे। जबकि अगर हम सॉइल की बात करते हैं तो सॉइल में तो फिर आपको लार्ज कैनोपी स्ट्रक्चर वाले और लार्ज बायोमास वाले प्लांट्स मिलेंगे जो ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रोडक्टिविटी भी वेरी करती है। तो इस ध्यान रखिएगा इन पॉइंट्स का। अब नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ द डिकम्पोजिशन। तो आपने पढ़ा होगा अर्थवर्म को क्या कहा जाता है, फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहा जाता है, बिकॉज वो हेल्प करता है ब्रेक डाउन करने में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को और सॉइल को लूज़ बनाने में, यानी उसको उसमें एरेशन कराने में, हवा का आदान प्रदान कराने में बड़ी मदद करता है। सिमिलरली जो डिकम्पोजर्स होते हैं ये भी ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं एंड उनको इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में चेंज करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और न्यूट्रिएंट्स में। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। व्हेन द ऑर्गेनिक मैटर is changed by the activity of organisms into inorganic matter such as carbon dioxide, water and nutrients. Okay? इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो डेड प्लांट रिमेन्स आप देखेंगे हमेशा किसी भी एरिया में, जो डेड प्लांट रिमेन्स हैं वो आपको जहाँ पर भी प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं वहाँ आपको मिल जाएंगे, ज़मीन पर गिर पड़ते हैं, जैसे लीव्स हैं, बार्क है, फ्लावर्स हैं। इसके अलावा आपको एनिमल्स के रिमेन्स भी मिलेंगे, क्योंकि जहाँ प्लांट है वहाँ एनिमल हैं। तो डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, और उनका फीकल मैटर भी आपको मिलेगा। तो ये सब चीज़ें क्या बनती हैं मिलकर के, इन सबको क्या कहते हैं हम, डेट्राइटस। तो डेट्राइटस हमको कहाँ मिलेगी, सॉइल सरफेस पर, किसी भी फॉरेस्ट में, किसी भी गार्डन में जहाँ प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो भी रह रहे हैं, तो डेट्राइटस आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। इस डेट्राइटस को ही हम रॉ मटेरियल मानते हैं डिकम्पोजिशन के लिए। तो मतलब डेट्राइटस का ही डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन के जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं वो है फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। तो इसमें ये तीनों प्रोसेस जो हैं साथ के साथ चलते हैं, एक साथ चलते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें। सबसे पहले पढ़ते हैं अबाउट द डेट्राइटिवोर्स। सो डेट्राइटिवोर कौन होते हैं, डेट्राइटिवोर वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डेट्राइटस को ब्रेक करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में। सपोज दिस इज़ अ डेट्राइटस, या आप इसको ऐसे देख लो, सपोज दिस इज़ द लीफ ऑफ प्लांट एंड नाउ बाय द एक्शन ऑफ डेट्राइटिवोर्स दैट लीफ इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल पार्ट्स। सो अब क्या हो गया, इसके टुकड़े हो गए ना, डेट्राइटिवोर्स ने इसको खाना चबाना स्टार्ट किया और फिर इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो इसका मतलब इसका क्या हो गया, इसका फ्रेगमेंटेशन हो गया। तो डेट्राइटिवोर्स के एक्शन से जो डेट्राइटस है वो स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक होने लगती है, जिसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो अब फ्रेगमेंट्स तो हो ही रहे हैं, साथ के साथ आप एक चीज़ और देखो, ये पत्ती जो है सॉइल सरफेस पर पड़ी हुई है, ठीक है। अब इसके ऊपर से बारिश का पानी आ रहा है, या जो पानी वहाँ से बह करके जा रहा है वो वहाँ से नीचे की तरफ पत्ती के ऊपर से होता हुआ जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं जो लीफ के सरफेस के ऊपर से, या लीफ फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस में चल रही है, फ्रेगमेंट हो रहे हैं इसके, धीरे धीरे डेट्राइटिवोर्स फ्रेगमेंटेशन कर रहे हैं। और फ्रेगमेंटेशन के साथ साथ क्या हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन के साथ साथ वी सी दैट द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर ऑल्सो गोइंग डाउन इनटू द सॉइल। जो पानी ऊपर से आके गिर रहा है इस पत्ती पर, डेट्राइटस पर, या किसी भी फीकल मैटर पर, वो अपने साथ साथ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को बहा करके ज़मीन के नीचे मिट्टी के अंदर पहुंचा रहा है। तो जहाँ पर जाके ये सॉल्ट्स का फॉर्म ले लेते हैं। तो ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स लगातार रिसते रहते हैं और नीचे पहुंच जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लीचिंग। तो ये दोनों प्रोसेस आपने अभी समझे, एक तो होता है टुकड़े टुकड़े कर देना, और एक होता है जो घुल सके, जो पानी के रास्ते नीचे जा सके उसको बहा करके नीचे ले जाओ और मिट्टी के अंदर इकट्ठा कर दो। तो दैट इज़ द लीचिंग। ये दोनों प्रोसेस चल रहे हैं। उसके बाद अब आ जाते हैं एंजाइम्स के एक्शन पर। देखो
जैसे ही ये डेट्राइटस मिट्टी पर आएगी तो वहाँ बैक्टीरिया भी अपना एक्शन करना स्टार्ट कर देंगे, फंगल जो फंगस है वो भी अपना काम करना शुरू कर देगी, और ये दोनों के दोनों उसको गलाना डिग्रेड करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ डिग्रेड वर्ड आ गया, ठीक है ना, डिग्रेड। सो बैक्टीरिया कैसे डिग्रेड करता है, बैक्टीरिया के पास एंजाइम्स होते हैं, और फंगस कैसे डिग्रेड करती है, उसके पास भी एंजाइम्स होते हैं। तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी से होने वाले डिग्रेडेशन को हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, जो डेट्राइटस है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। देखो लीचिंग में क्या हुआ था, लीचिंग में ये हुआ था कि डेट्राइटस के ऊपर से पानी बह करके निकल रहा था, तो जो सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, वो नीचे चले गए थे साथ में, ठीक है ना। यहाँ पे कोई एंजाइम का एक्शन नहीं था। फ्रेगमेंटेशन में क्या था, फ्रेगमेंटेशन में मैकेनिकल प्रोसेस से स्मॉल पार्टिकल्स में डेट्राइटस को ब्रेक करने का काम कर रहे थे, कौन, अर्थवॉर्म या दूसरे कीड़े मकोड़े जो धरती पे रहते हैं। लेकिन यहाँ कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, यहाँ पर एंजाइम का काम हो रहा है, एंजाइम, और ये एंजाइम आ कहाँ से रहे हैं, बैक्टीरिया से और फंगस से आ रहे हैं। तो ये तीनों प्रोसेस जो हैं हमारे, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग और कैटाबॉलिज्म, ये तीनों के तीनों साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं डेट्राइटस पर, साथ के साथ चलते रहते हैं। मतलब कहीं फ्रेगमेंटेशन भी हो रहा है, लीचिंग भी हो रही है जब मौका मिल गया, कैटाबॉलिज्म तो हो ही रहा है, जिससे कि हमारा जो डेट्राइटस है वो धीरे धीरे ब्रेक होता चला जाता है। अब सॉइल के अंदर क्या होता है, सॉइल के हेल्प से क्या होता है, सॉइल का इसमें क्या काम है। सॉइल में हम देखते हैं ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन, ये दोनों सॉइल के लेवल पर होते हैं आके। सबसे पहले डेट्राइटस ग्राउंड सरफेस के लेवल पर था, तो जब वो ग्राउंड लेवल पर था तो ऊपर से जितने भी फंगस के स्पोर्स आ गए, या फंगस आ गई, या बैक्टीरिया ऊपर से आ गया, या दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो घूम रहे हैं ग्राउंड के ऊपर, ठीक है, या पानी ऊपर से आ गया, उसने अपना एक्शन कर दिया। अब सॉइल के लेवल पर क्या हो रहा है, सॉइल के लेवल पर हो रहा है ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। तो ह्यूमिफिकेशन क्या करता है, ह्यूमिफिकेशन लीड्स टू द एक्यूमुलेशन of dark colored amorphous substance called as humus, and humus is highly resistant to microbial action and undergoes decomposition at very slow rate। तो सॉइल में हम ये देखेंगे कि सॉइल में धीरे धीरे जैसे जैसे ये डिग्रेडेशन होता चला जाएगा, डिकम्पोजिशन चलता चला जाएगा, हम देखेंगे ह्यूमस का फॉर्मेशन होना मिट्टी पर। आप जो डार्क कलर की मिट्टी देखते हो ग्राउंड में, वो क्या है, ह्यूमस है, उसमें बहुत ज़्यादा क्या है, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। तो ये ऑर्गेनिक मैटर क्या बना रहा है, डार्क कलर का एमॉर्फस सब्सटेंस, और इसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, हाईली मतलब बहुत ज़्यादा इसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है। इसको आप ये कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बड़ा स्लोली डिग्रेड कर पाते हैं, तो उसको बोलते हैं ह्यूमस। ये ह्यूमस आपको ग्राउंड सरफेस पर, सॉइल के सरफेस पर जमा होती हुई दिख जाएगी, डार्क कलर्ड सब्सटेंस, ठीक है ना। और इस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बड़ा धीमे धीमे एक्शन करेंगे। तो HUMUS। अब ह्यूमस जो होती है वो कॉलॉइडल होती है नेचर में, जिसके कारण इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स आसानी से इकट्ठे होते रहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और अगर इसका ब्रेकडाउन हुए, स्लोली इसका ब्रेकडाउन हुए, तो हमको क्या मिलेगा, हमको CO2 मिलेगी, हमको वाटर मिलेगा, और हमको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, ठीक है ना, हमको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। बट ये स्लो प्रोसेस है। तो ह्यूमस का जो डिग्रेडेशन है आगे चल के, वो कौन करने वाला है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही करने वाले हैं। और जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसका डिग्रेडेशन करेंगे तो क्या निकलेंगे, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मिनरलाइजेशन। तो मिनरलाइजेशन क्या है, जस्ट वेट, okay, yes, so when the humus is broken down into nutrients, then we call that process as mineralization, okay, mineralization। याद रखिएगा ये सॉइल के लेवल पर हो रहे हैं, दो प्रोसेस जो हैं सॉइल के लेवल पर हो रहे हैं। पहला ह्यूमस का फॉर्मेशन, जिसको ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। सेकेंड
मिनरलाइजेशन। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखेंगे। आई होप कि ये पार्ट आपके समझ में आया होगा, ये हो क्या रहा है ये सब। तो इस तरीके से काम होता है। तो ज़रा इसको देख लेते हैं, इस डायग्राम को, इस डायग्राम में स्टडी कर लेते हैं। तो एक ट्री जो है वो ग्रो करता है सॉइल में, ठीक है ना। उसके बाद उसकी लीफ धरती पर गिर पड़ती है, तो कुछ पत्तियों को तो इंसेक्ट्स खा जाते हैं, दूसरे एनिमल्स खा जाते हैं, तो वो तो फूड वेब का हिस्सा बन जाती हैं। लेकिन जो पत्तियां ज़मीन पर गिर पड़ती हैं और किसी के काम नहीं आती, उनको फिर कौन ख़त्म करने लगता है? डेट्राइटिवोर्स। तो डेट्राइटिवोर्स जो हैं उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? तो डेट्राइटिवोर्स यहाँ पर देखिए ध्यान से, ठीक है। डेट्राइटिवोर्स उसको कन्वर्ट करते हैं फ्रेगमेंटेशन से, और फ्रेगमेंटेशन के बाद उस पर आप देखेंगे फंगस का और बैक्टीरिया का एक्शन होने लगता है। तो इससे क्या होता है? उससे ये होता है कि ये कन्वर्ट हो जाती है किस में? लिटर में। यहाँ पर ये वर्ड लिटर है, ये सेमी डिकम्पोज्ड डेट्राइटस है ना। और ये ध्यान रखिएगा जो लिटर है इट इज़ बेसिकली प्लांट वेस्ट। तो लिटर जो है वो लीव्स या प्लांट वेस्ट है। तो लिटर जो है सेमी डिकम्पोज्ड डेट्राइटस है, यानी डेट्राइटस का डिकम्पोज्ड फॉर्म है जो कि अभी पूरा डिकम्पोज नहीं हुआ है और सॉइल में प्रेजेंट है। और कौन कर रहा है डिकम्पोज? उसको कैटाबॉलिज्म से उसको फंगस डिकम्पोज कर रही है, उसको बैक्टीरिया डिकम्पोज कर रहा है ना। और फ्रेगमेंटेशन हो ही रहा है। फ्रेगमेंटेशन किसने किया? फ्रेगमेंटेशन किसने किया? इसने, हमारे अर्थवॉर्म ने। अच्छा, उसके अलावा एक चीज़ और हो रही थी, ये हो रहा था कि कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सॉइल में लीच हो जाते हैं। तो लीचिंग का प्रोसेस कहाँ पर लिखना पड़ेगा अपने को? यहाँ पर, यहाँ लीचिंग हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर कैटाबॉलिज्म हो जाएगा, फर्दर डिकम्पोजिशन बाय अर्थवॉर्म, बैक्टीरिया एंड सॉइल माइट्स। तो उसके बाद और डिकम्पोजिशन होता है। तो डिकम्पोजिशन के ये जो स्टेप है हमारे, ये वाला दोबारा देख लेते हैं, ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप, ठीक है ना, और ये वाला स्टेप, इसमें आपको फ्रेगमेंटेशन और कैटाबॉलिज्म यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या है? इस वाले पर ये वाला, यहाँ लीचिंग आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है? एक मिनट, अब हाँ, अब क्या होता है? जो ऑर्गेनिक कंटेंट रिच सॉइल है, ठीक है ना, इस ऑर्गेनिक कंटेंट रिच सॉइल में क्या है? इसमें ह्यूमस है, ठीक है। अब इसका क्या होता है? इट रिलीजेस मिनरल्स। तो ये कौन सा प्रोसेस करेगी ह्यूमस? अब मिनरलाइजेशन। ओके, यहाँ पर अपना मिनरलाइजेशन हो रहा है, और ये मिनरलाइजेशन हो गया तो वो मिनरल्स किसके लिए अवेलेबल हो जाते हैं? अपने प्लांट के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। तो अब हमें क्लियर समझ में आ गया कहाँ पर क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। तो ये डायग्राम बड़ा अच्छा था डिकम्पोजिशन साइकिल को समझाने के लिए, जो हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में होता है। लास्ट पैरा पढ़ लेते हैं इसका। डिकम्पोजिशन इज़ लार्जली एंड ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। तो आपको पता है कि बहुत ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है इसमें डिकम्पोजिशन में, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर एरोबिक विच आर फंक्शनिंग ऑन द टॉप सरफेस, यानी सॉइल के टॉप लेयर पर जो काम करते हैं। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज कंट्रोल्ड बाय द केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस। डेट्राइटस की जो केमिकल कंपोजिशन है वही डिकम्पोजिशन के रेट को कंट्रोल करती है। और इसके अलावा जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, हमारे एबायोटिक फैक्टर्स हैं, वो कंट्रोल करते हैं। In particular climatic conditions, decomposition rate is slower if detritus is rich in lignin and chitin. अगर अपने डेट्राइटस में लिग्निन और काइटिन बहुत ज़्यादा है ना, तो डिकम्पोजिशन रेट जो है वो हमें स्लो मिलेगा, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब लिग्निन और काइटिन कहाँ होता है? तो ये लिग्निन और काइटिन जो होता है ये हमारे सेल वॉल्स में, जैसे प्लांट की बात करें तो प्लांट्स में जो सेल वॉल है वहाँ पर आपको लिग्निन मिलेगा, और जो काइटिन है ये फंगस में आपको मिलता है, तो काइटिनस है ना। तो काइटिन आपको इसके अलावा बहुत सारे और दूसरे एनिमल्स की बॉडी में भी मिलता है। तो काइटिन जो है और लिग्निन जो है ये ज़्यादा होता है, तो उस केस में आप देखेंगे जो डिकम्पोजिशन है वो स्लो हो जाएगा। और ये डिकम्पोजिशन फास्ट कब कब होगा? अगर हमारे डेट्राइटस में नाइट्रोजन का कंटेंट अच्छा है और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस खूब हैं, जैसे कि शुगर्स, तो ऐसे केस में ये जो डिकम्पोजिशन है ये तेज़ होने लग जाएगा, इसका जो रेट है फास्ट हो जाएगा। टेम्परेचर का भी अपना इम्पैक्ट है इस पर,
और सॉइल के मॉइस्चर का भी इम्पैक्ट है। हमने ये देखा है कि जो वार्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट होते हैं वहाँ पर डिकम्पोजिशन जो होता है वो अच्छे से होता है, बढ़िया तरीके से होता है, फास्ट होता है। और अगर हम देखें कि टेम्परेचर अगर कम हो जाए, लो हो जाए और एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स हों ज़्यादा, तो डिकम्पोजिशन जो है वो स्लो होता है। और हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक मटेरियल का जो प्रेजेंट ऑर्गेनिक मटेरियल का बिल्डअप कब होगा? बिल्डअप तब होगा जब उन्हें आप गला नहीं पाओगे, उन्हें डिग्रेड नहीं कर पाओगे। और ऐसा कब होगा? जब हमारे टेम्परेचर में आप ये देखें वो लो होगा और एनारोबिक ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होंगे, तब डिकम्पोजिशन स्लो होगा और इसकी वजह से ऑर्गेनिक मटेरियल इकट्ठे होते चले जाएंगे। तो हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट जो है ना, ये अच्छा होता है डिकम्पोजिशन के लिए। तो धन्यवाद आपका, आपने इस वीडियो को देखा। ये वीडियो काफ़ी लंबा भी हो गया डिस्कशन करते करते। थैंक यू वेरी मच।